नहीं भाई, मेरा मतलब है आप लोग यहाँ से चले जाएँ ना, बेकार में आप लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं हूँ तो सही दामियार का ख़्याल रखने के लिए, और वैसे भी दामियार को भी अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों का यहाँ रहना, और उनकी वजह से आप लोगों का अपना काम भी रुका हुआ है। आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी तो दामियार के साथ ही जुड़ी है, लेकिन आप लोगों की अपनी भी ज़िंदगी है, आप लोगों को उस पर भी फोकस करना है। और फिर इतने दिनों से आप ऑफिस भी नहीं गए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ ना आप लोग अपनी अपनी लाइफ को देखें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे हस्बैंड की वजह से आप लोगों को इतना कुछ फेस करना पड़े। वो उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो समझ रहे थे कि ये सब कुछ दामियार ने ही उसे बोलने के लिए कहा है। दामियार नहीं चाहता कि वो उसके आसपास रुकें या ईज़ा को किसी शक या वहम में डालें। वो कैसे भी ईज़ा से अपने माजी को छुपाना चाहता था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अब तो हकीकत सामने आनी ही थी। वो मुसलसल शहीर के साथ राब्ते में थे। वो मुल्तान पहुंच चुका था और अब वहां पर ज़रमीना नामी औरत के बारे में पता कर रहा था, जहां पर ज़रमीना के घर का एड्रेस मिला था। शहीर उस वक्त उसी इलाके में था। ज़रमीना की हकीकत अब उनसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ज़रमीना नाम की कोई औरत यहाँ पर नहीं रहती, बल्कि हम लोगों ने तो पहले ये नाम सुना ही नहीं। यहाँ पर एक औरत रहती थी, लेकिन उसका नाम जमदा था, और उसकी एक 18 से 19 साल की बेटी भी है, जो किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गई थी। तो वो औरत यहाँ पर कई सालों से रह रही थी, लेकिन वो अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए किसी बड़े शहर गई हुई है, शायद कराची गई हुई है वो। लेकिन ज़रमीना नाम की कोई औरत यहाँ नहीं रहती, और ना ही ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। वो आदमी उसके सामने बैठा बोल रहा था, जबकि शहीर हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यहाँ आया था, और ये ज़रमीना का ही घर था। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना था कि ज़रमीना नाम की कोई औरत यहाँ पर कभी रहती ही नहीं थी, बल्कि वो तो नाम तक से वाकिफ़ ना थे इसके। नहीं, ऐसा नहीं है। वो औरत यहीं की रहने वाली है। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, तभी मैं यहाँ आया। उसका ताल्लुक दामियार शाह नामी आदमी से था। वो पूरे यकीन से कह रहा था, जबकि वो आदमी हैरत से उसे सुन रहा था। किस तरह का ताल्लुक? वो आदमी जांचते हुए अंदाज में बोला, वही ताल्लुक जो एक मर्द का एक औरत के साथ होता है। वो गुस्से से भुनाया हुआ था। देखें जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत का नाम जमदा है, और वो अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए गई हुई है, और वो इंतहाई शरीफ किस्म की औरत है। बहुत ही ज़्यादा उम्र ना सही, लेकिन फिर भी बूढ़ी औरत है बेचारी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना कोई जानने वाला। हम तो उसे सालों से यहाँ देखते आए हैं। ऐसी वैसी कोई आदत थी ही नहीं उसे। यहाँ इस मोहल्ले में रहती थी, और ये इज़्ज़तदार मोहल्ला है। इस तरह के काम नहीं होते हैं जनाब यहाँ। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वो बेचारी तो बेवा औरत थी, जिसकी बेटी को बीमारी लग गई। उसकी बच्ची की हालत ख़राब ना होती तो शायद वो यहाँ से कहीं ना जाती। वही सामने स्कूल में पढ़ाती थी वो। चाहे तो वहाँ जाकर भी आप मालूमात ले सकते हैं, लेकिन आजकल स्कूल बंद है। कुछ दिनों में खुल जाएगा तो पता कर लीजिएगा। बड़ी अच्छी औरत है वो, लेकिन बच्ची की हालत आए दिन गिरती जा रही थी। ये भी नहीं कह सकते कि इस आदमी का ताल्लुक जुमरा की बच्ची से होगा, क्योंकि वो बच्ची बेचारी तो अपने घर से निकलती ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के चंद एक लोगों को जानती थी वो। आप मुझे जुमदा नामी औरत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? अगर मुमकिन हो तो आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए। वो परेशानी से उनकी बात काटते हुए बोला। वो यहाँ शक की बिना पर नहीं, यकीन की बिना पर आया था। उसे यकीन था कि उसे ज़रमीना नामी औरत यहाँ से मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन हो गया था। यहाँ के लोग ज़रमीना नामी औरत को जानते तक नहीं थे, बल्कि उनका तो कहना था कि यहाँ पर रहने वाली औरत हमेशा से यहीं रहती थी, और फिर उसकी 18-19 साल की बेटी थी। मतलब साफ था कि वो कोई जवान औरत नहीं थी। जबकि दामियार के ऑफिस के वॉचमैन का कहना था वो औरत बहुत खूबसूरत और जवान थी, जो उससे पैसे मांगने आई थी। लेकिन वो औरत नहीं, लड़की थी। यानी वो जुमरा की 18-19 साल बेटी नहीं हो सकती। बेटा जी, नंबर वगैरह तो नहीं होगा मेरे पास? हो सकता है मोहल्ले की किसी औरत के पास हो। स्कूल भी बंद है, वरना इसके स्कूल से नंबर मिल सकता था। अब मैं जगह जगह जाकर भी नहीं पूछ सकूंगा। खुद ही हिम्मत करो, अगर नंबर मिलता है तो ले लो। वो अपनी बात ख़त्म करता आगे बढ़ चुका था, जबकि शहीर ने एक नज़र सारे घरों के दरवाज़ों पर डाली। अब वो एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाकर ये तो नहीं कह सकता था कि वो किसी औरत के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है। उल्टा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आ जाता। लेकिन वो भी हार मानने वाला नहीं था। वो हर कीमत पर दामियार शाह की हकीकत सबके सामने लाना चाहता था। वो ईज़ा की ज़िंदगी आसान करना चाहता था। उसने सोच लिया था वो हिम्मत हार कर वापस नहीं जाएगा। वो दामियार शाह के बारे में सारी मालूमात हासिल करेगा, और वो किसी भी कीमत पर करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यहाँ एक एक औरत से जुमदा नामी औरत के बारे में पता करने से बेहतर था वो ज़रमीना नामी औरत के बारे में पता करता। हो सकता है कि यहाँ तक पहुँच जाना दामियार शाह का कोई गेम हो, वो उन लोगों को गुमराह करना चाहता हो।
अपनी सोच के तहत उसने बारिक को फ़ोन करके यहाँ पर होने वाली सारी कार्रवाई के बारे में मालूमात देनी थी और फिर अपने अगले कदम को उठाना था। कौन है आप और इस तरह अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? दामियार के कमरे में सूट बूट में एक आदमी को जाते देख वो हैरत से पूछने लगी, दामियार को गोली लगी है? ये बात इन लोगों ने मीडिया में जाने ही नहीं दी थी, तो इस तरह किसी का उससे मिलने आना ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैम, मैं सर का मैनेजर हूँ, सर ने खुद मुझे बुलाया मिलने के लिए। मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, उनकी गैर मौजूदगी में उनका सारा काम मैं ही संभालता हूँ। वो फ़ौरन समझ चुका था कि वो लड़की कौन है, इसलिए इंतहाई अदब से उसके सवाल का जवाब दिया उसने। ओह अच्छा, आप दामियार के मैनेजर हैं, लेकिन आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? मेरा मतलब है, ये बात तो हमने छुपाई हुई थी कि दामियार को गोली लगी है, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसने आपको यहाँ तक आने की इन्फॉर्मेशन दी? वो शक्की नज़रों से उसे देखते सवाल करने लगी। मैम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये बात कहीं बाहर नहीं निकलेगी और मुझे सर ने ही बुलाया यहाँ। आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं सर का काबिल एतबार इंसान हूँ, वो मुझ पर भरोसा करते हैं, तभी तो उन्होंने मुझे सिर्फ यहाँ बुलाया। फ़िक्र ना करें, मैं सर के ही बुलावे पर यहाँ तक आया हूँ। सर ने मुझे यहाँ मौजूद एक वार्ड बॉय के नंबर से कॉल किया था, क्योंकि सर को मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना थी। वो मुस्कुराते हुए तफसील से उसे बता रहा था, जबकि एज़ा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वो कह रहा था तो यकीनन उसे दामियार ने ही बुलाया होगा। मैम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर चल सकता हूँ? उसे इस तरह खामोश देखते हुए पाकर उसने उससे सवाल किया तो एज़ा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी, जबकि वो उसका शुक्रिया अदा करता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। आओ वली, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुम्हें 9 बजे आने के लिए कहा था और अब 9:30 बज रहे हैं। अपनी गैर जिम्मेदारी का अंदाज़ा है तुम्हें? और मज़ीद कितना इंतज़ार करवाना चाहते थे तुम? जानते हो मैंने तुम्हें कितने अहम काम के लिए यहाँ बुलाया? दामियार ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा था। वो शर्मिंदा सा सर झुकाता एक तरफ आकर खड़ा हो गया। रियली सॉरी सर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया। मैंने जल्दी आने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। वो सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठते उससे कहने लगा, जबकि दामियार के साथ रखी कुर्सी पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी थी वो भी। हाँ, मुझे बताओ, जो काम मैंने कहा था वो हो गया है ना? उसने इशारतन उसे किसी तरफ मुतवज्जो किया। मतलब साफ था, वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच की बात इज़ा तक पहुँचे। जी सर, मैंने आपका सारा काम कर दिया है, वहाँ पर अब कोई क्लाइंट्स नहीं है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भी चेंज करवा दी है, नाम अदला बदली कर दिया है और कुछ हद तक कहानियाँ भी बनाई हैं, जिनमें कुछ सच तो कुछ झूठ है। बाकी सर, अगर आपको यहाँ से जाने वाले क्लाइंट से कोई ख़तरा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हर तरह का ख़तरा रास्ते में ही ख़त्म कर दूंगा। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि एज़ा उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो बिजनेसमैन थे और ये किस तरह की बातें कर रहे थे? नहीं, उसे कोई भी नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत अजीज़ हैं मेरे, बस उन्हें वहाँ से वापस ले आओ। जितना वक्त वो वहाँ पर रहेंगे हमारे लिए मसला बनाएंगे। जो कहानियाँ छुपी हुई हैं उन्हें छुपा रहने दो, मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ सामने आए। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें, कुछ भी सामने नहीं आएगा। और बाकी सर, वो दूसरे केस वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, मेरा मतलब है धमकियाँ दे रहे हैं मीडिया में आने की, और आप जानते हैं कि उनकी धमकियाँ हमारे लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। बाकी सारे खतरे मैं खुद संभाल लूँगा, तुम इतना करो जितना मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। फ़िलहाल तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, मेरे डिस्चार्ज का इंतज़ाम करवाओ, यहाँ पर मज़ीद नहीं रह सकता हूँ मैं। वो उसे देखते हुए हुक्म सुना रहा था। सर, मेरा नहीं ख्याल कि इतना जल्दी आपको डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। आपको गोली लगी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, अगर मुमकिन हो सका तो मैं आपका डिस्चार्ज लाजमी करवा दूँगा। वो अपनी बात कहकर उसे खुदा हाफिज़ कहता वहाँ से निकल चुका था। इज़ा ने घूर कर उसे देखा था, जब उसके भाई बहुत अच्छे तरीके से उसे बता चुके थे कि वो भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता, तो फिर बार बार एक ही बात करने का क्या मकसद था? जब तक आपका इलाज पूरा नहीं हो जाता, ये तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आपको अस्पताल से नहीं निकलवा सकता। मेरी बात लिख कर रख लें आप मिस्टर। वो अपनी नाक फुलाए उससे कह रही थी, जबकि वो उसकी मासूमाना हेर फेर पर मुस्कुराए जा रहा था। उसकी बातें उसे पूरी तरह से अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए थी, जबकि वो उसके हिलते सुर्खनारी लबों को देख रहा था। जब अचानक उसके दिल में एक ख्वाहिश जागी थी। शर्म करो बीवी। वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी। शर्म करो बीवी, हम अस्पताल में, क्या सोच रहे होंगे इस अस्पताल के स्टाफ वाले कि मेरी बीवी इतनी बेशर्म है कि दिन दिहाड़े सरेआम शोर की गोद में आराम फरमा रही है। वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जबकि वो उसे घूर कर देखने लगी, तो बेसाख्ता अपना उमड़ डालने वाला कहका वो रोक नहीं पाया, जबकि उसके कहका लगाकर हंसने पर वो पीछे को हटती उससे फासला बनाने की कोशिश करने लगी, जो दामियार ने छेड़छाड़ में बनाने नहीं दिया।
जो दामियार ने छेड़छाड़ में बनाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उठकर ही दम लेती उसे घूरते हुए कमरे से निकल चुकी थी। हाय मेरी सांसों की ज़मानत, जिस दिन जाऊंगी ना अपनी अहमियत मेरी ज़िंदगी में, तब इतराना भूल कर मेरी मोहब्बत पर गरूर करोगी। खैर कोई ना, तुम पर ये नखरे भी सूट करते हैं और दामियार शाह का दिल तुम्हारे नखरों पर कुर्बान। वो भरपूर मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला। शहीर को तो उसने मुल्तान में ऐसा उलझाया था कि वो कंफ्यूज होकर रह गया था कि उसने करना क्या है, और उसका मकसद भी यही था ना। शहीर जिस मकसद के लिए वहाँ गया था वो मकसद कभी पूरा नहीं होना था। वो लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, वो ईज़ा को उससे अलग नहीं कर सकते थे और ना ही वो ईज़ा को खुद से दूर जाने दे सकता था। इज़ा उसकी थी और हमेशा उसी की रहने वाली थी। इज़ा के भाई अपनी इस चाल में बुरी तरह नाकाम होने वाले थे। वो कितनी खामोशी से अपना काम कर रहे थे, जैसे दामियार को कोई खबर ही नहीं होगी। लेकिन जब वो शहीर नाकामी के साथ लौटेगा ना, तब उन्हें पता चलेगा कि दामियार शाह पर हाथ डालना इतना भी आसान नहीं। ज़रमीना के बारे में वो लोग कुछ भी जानने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो कभी उन लोगों को ज़रमीना तक पहुंचने ही नहीं देगा। ये तो वो जान ही चुका था कि उन लोगों को ज़रमीना के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, और वो जल्द ही उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला था। उसका नमक खाकर उसके ऑफिस का वॉचमैन उसी के साथ गद्दारी कर गया था, और गद्दारी की सज़ा दामियार शाह बहुत बुरी देता था। इस बात का उसे अभी अंदाज़ा नहीं था। दोपहर के वक्त वो लोग जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले शनाया कमरे से निकलकर भागते हुए ज़बर के पास आए और बिना किसी की परवाह किए हमेशा की तरह उसे एक टाइट हग किया था। आई मिस यू सो मच मिस्टर हैंडसम हस्बैंड। ऐसे अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ को छोड़कर कौन जाता है। मैं इतने दिनों से आपको मिस कर रही थी। शुक्र है आपने अपनी शक्ल तो दिखाई। खैर शक्ल तो आपने कल सुबह भी दिखाई थी, लेकिन तब मैं सो रही थी ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कब मुझे किस की। वो अपनी धुल में बोले जा रही थी जब ज़बर ने उसके लबों पर अपना मजबूत हाथ जमाकर उसकी बातों को ब्रेक लगाई। लिहाज भी कर जाया करो लड़की, क्यों सबके सामने शर्मिंदा करती रहती हो मुझे। वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। मैं कहाँ शर्मिंदा कर रही हूँ, मैं तो आपको बता रही थी कि मैं आपको कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन आपको तो मेरी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं। जाइए, मैं नहीं बोलती आपसे। वो नाराज़गी से मुंह फुला गई थी, जबकि वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते बारिक को देखने लगा। आया तो वो उसके साथ था, लेकिन इस तरह शनाया कि उसके पास आ जाने की वजह से वो दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या शनाया यार, तुमने तो भैया को भी शर्मिंदा कर दिया। आओ चलो दादी से मिल लेता हूँ। वो उसका हाथ थामे उसे लिए दादी के कमरे की तरफ बढ़ चुका था, जबकि वो भी उसके साथ ही दादी के कमरे में आ गए। इन भाइयों की एक ये बात शनाया को बहुत अच्छी लगती थी कि वो सबसे पहले आकर घर के बुजुर्गों से मिलते थे और उन्हें सारे दिन की रुदात सुनाकर अपने कमरों में जाते थे। जिस तरह वो सारे लोग सबसे ज़्यादा दादी को अहमियत देते थे, वैसे ही दादी भी सबके मिजाज के मुताबिक खुद को ढाल लेती थी। दादी भी कमाल की थी। उसे घर में सबसे ज़्यादा दादी से ही लगाव था। बच्चे दामियार कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, तुम लोगों ने मुझे अस्पताल जाने ही नहीं दिया, वरना मैं भी देख आती बच्चे को, न जाने कैसी हालत में होगा। एक दफ़ा तो मेरी भी मुलाकात करवा दो उससे। वो कमरे में दाखिल हुए तो दादी बारिक से बातें कर रही थी। दादी आप ज़रूर जाइएगा, कुछ दिन में हो आइएगा आप भी, तब तक दामियार भी संभल जाएगा, उसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। वो उनके हाथ चूमते हुए बोला। बेटा मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना दामियार को डिस्चार्ज करवा के उसके घर भेजने के बजाय हम अपने घर ले आते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इज़ा कैसे अकेले संभालेगी। माशाल्लाह इतना जवान जहान मर्द है। अब नौकरों के आसरे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। जो भी है घर का बच्चा है, और अब तो हमारा ताल्लुक भी उसके साथ बहुत मजबूत हो गया। इज़ा के हवाले से ही सही, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। इज़ा की खातिर दादी उसे देखते हुए कह रही थी, और वो अपने रिश्ते का हवाला नहीं देती थी, क्योंकि दामियार के साथ उनका जो भी ताल्लुक था उस ताल्लुक को दामियार कबूल नहीं करता था, और दामियार ने इस मामले में उन्हें बुरी तरह से हर्ट किया था। लेकिन उन्होंने कभी उससे शिकायत नहीं की थी, क्योंकि वो शिकायत करने का हक देता ही नहीं था। ठीक है दादी, मैं उससे बात करूंगा इस हवाले से, अगर वो माना तो हम उसे यहाँ इस घर में ले आएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दामियार इस चीज़ के लिए राज़ी होगा। आपको पता तो है कि कट के रहना पसंद करता है। रिश्ते, एहसास, जज्बात, ये सब चीज़ें उसके लिए फ़जूल हैं। मेरा अभी वापस आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने इज़ा से कहकर मुझे वापस घर भिजवा दिया। वो बार बार इज़ा को मुझे घर जाने के लिए कह रहा था। वो कह रहा था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि हम अपना काम धंधा छोड़कर उसकी फ़िक्र में रहें, उसे गिल्ट फील हो रहा है। वो
दादी को देखते हुए बोला तो दादी ने अफसोस से सर हिलाया। कैसा इंसान था जो रिश्तों के एहसास को गिल्ट और फॉर्मेलिटी का नाम देता था। उसकी नज़र में कोई भी रिश्ता अहमियत नहीं रखता था सिवाय ईज़ा के, बल्कि ईज़ा के अलावा तो शायद उसे किसी से मतलब भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ ईज़ा से वो अपना ताल्लुक़ रखना चाहता था। बाकी ईज़ा से जुड़े रिश्ते या ख़ुद अपनी ज़ात से जुड़े रिश्ते उसके लिए कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं रखते थे। तो बेटा उसकी मर्ज़ी है ना वो तो, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएंगे। तुम एक दफ़ा बात ज़रूर करना उससे। दादी उसकी बात को समझते हुए बोली तो उसने हाँ में सर हिलाया। ठीक है दादी, मैं ज़रूर बात कर लूँगा उससे। खैर फ़िलहाल मैं कमरे में जा रहा हूँ, 2-3 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ, वो उनसे कहने लगा जबकि पीछे से अम्मी की आवाज़ आई। ज़ोरिश बेटा जाओ, बारी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर पर ज़रा तेल से मसाज कर दो, बेचारा थका हारा घर आया है, हर वक्त किचन में ना घुसी रहा करो, उठ जाओ, शोर पर भी ध्यान दो। अम्मी की आवाज़ पर वो मुस्कुराया। कितनी आसानी से उसकी माँ उसके दिल की बात समझ जाती थी।